नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। जाहिर है कि आज के शो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। कोर्ट के 5 जजेस की संवैधानिक बेंच ने केंद्र सरकार के 2019 के साल के उस फैसले को सही ठहरा दिया है जिसमें जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया था। कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंची, कोर्ट में जजेस ने क्या कहा और अनुच्छेद 370 का इतिहास क्या है और क्या ये फैसला दूसरे बड़े फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है, इन सभी सवालों के जवाब इस बुलेटिन में खोजने की हम कोशिश करेंगे। बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले जानते हैं दिन के कुछ जरूरी अपडेट्स जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। तो चौंकाने की राजनीति में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने एक बार फिर से सूत्रों के तमाम ससुरों को भी चौंकाते हुए मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। उज्जैन दक्षिण सीट से जीत कर आए हैं और इन्होंने कांग्रेस के एक नेता को 12,000 के अंतर से हराया था। इनके नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। भोपाल के कुछ लोगों ने कहा इनको भी थोड़ी देर पहले ही पता चला होगा, एकदम गुप्त रखा गया। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नामों को साइडलाइन कर दीजिए। मोहन यादव के नाम को याद रखिए, यही अगले मुख्यमंत्री हैं। इनके साथ भाजपा ने 2 जो डिप्टी सीएम बनाए हैं, चूंकि इनके नाम से आपको पता होगा ये ओबीसी बिरादरी से आते हैं और यादव वोट कहां कहां असर करेगा उसको भी आप ध्यान में रखिए। शायद उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश है। इसके अलावा जो 2 डिप्टी सीएम बनाए, राजेंद्र शुक्ला रीवा वाले जो हैं, जो विंध्य की राजनीति करते हैं, ब्राह्मण चेहरा, और जगदीश देवड़ा जो मंदसौर जिले से आते हैं, एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एससी सीट से जीत कर आए हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी जो मुख्यमंत्री है ओबीसी, उप मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण, एक एससी। तो एक तरीके से आप कहेंगे बीजेपी ने यहां एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग के खाका खींचने की कोशिश की है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जानते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, ये वो 5 जज हैं जो अनुच्छेद 370 में परिवर्तन से संबंधित मामले को सुन रहे थे। 5 अगस्त 2019 को संसद से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का बिल पास हुआ तो बहुत सारे याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मिला दिया और कहा कि इसे हमारी संवैधानिक पीठ सुनेगी। मामला कोर्ट में लगभग 4 साल तक रहा। कोरोना की वजह से जो देरी हुई सो हुई। अगस्त और सितंबर 2023 में कोर्ट ने 16 दिन इस केस को सुना। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील थे कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ वकील। याचिका दायर करने वालों का तर्क था संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते थे। एक और बिंदु यह था कि केंद्र सरकार ने जो किया वो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स। केंद्र सरकार ने संसद में अपने बहुमत का उपयोग किया और एक संपूर्ण राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। ये संविधान के खिलाफ तो है ही, राज्य की संप्रभुता के खिलाफ भी है। अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने में नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 370 परमानेंट हो गया था जब साल 1970 में संविधान सभा खत्म हो गई थी और अनुच्छेद 370 तभी वापस लिया जा सकता है जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ऐसी अनुशंसा करे। अगर भारत सरकार जम्मू कश्मीर को पूरी तरह देश में शामिल करना चाहती है तो एक विलय का एग्रीमेंट होना चाहिए था जैसा भारत की अन्य रियासतों के साथ किया गया था। ये सारे बिंदु वो थे जो याचिकाकर्ताओं ने रखे अदालत के सामने। सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की दलीलें भी दी। सरकार की तरफ से जो वकील आए थे वो थे अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी और उनके अन्य साथी वकील। सरकार के क्या तर्क थे? सरकार ने कहा संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ। केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। अनुच्छेद 370 कोई विशेषाधिकार नहीं था जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 370 को खत्म करने से राज्य के बाशिंदों को उनके मूल अधिकार मिले। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था वो बिल्कुल संवैधानिक था।
जब संविधान सभा को डिसॉल्व किया गया तो संविधान सभा के सदस्य भी ये नहीं चाहते थे कि उनके कहने पर अनुच्छेद 370 को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए, क्योंकि आखिरी निर्णय राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जब भी राष्ट्रपति शासन होता है तो देश की संसद राज्य की विधायिका की भूमिका में हो जाती है और देश के सभी राज्यों के लिए ये व्यवस्था बराबर है। दो अलग अलग संवैधानिक अंग राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से और जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश अस्थायी रूप से बनाया गया है, उसे जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लगभग 3 महीने कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में लगाए। निर्णय को संक्षिप्त रूप से भी पढ़ सकते हैं, विस्तार में भी। संक्षेप में पढ़ें तो सभी जजों ने एक मत से कहा, आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था जो युद्ध जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लाया गया था और अनुच्छेद 370 को स्थायी व्यवस्था कहने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस तरह अब कोर्ट के फैसले को विस्तार से समझते हैं, जजों के कमेंट्स को भी खंगालते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ फैसला सुनाने की शुरुआत करते हुए CJI ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपना अपना फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच में 3 अलग अलग फैसले थे, मगर निष्कर्ष एक ही था, वही जो हमने आपको बताया। जानिए CJI के ऑब्जर्वेशंस क्या थे। उन्होंने कहा, केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के अधीन सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। संसद या राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। भारत में शामिल होते ही जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति थी। संविधान सभा की अनुशंसा राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं है। संविधान सभा को एक स्थायी बॉडी नहीं बनाया जा सकता था। अदालत राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी निर्णय पर की गई अपील पर सुनवाई नहीं करती रह सकती है, लेकिन कोई भी निर्णय जुडिशियल रिव्यू से परे भी नहीं। हमें लगता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने का नोटिफिकेशन जारी करना वैध था। भारत के संविधान के सारे प्रोविजन जम्मू कश्मीर में लागू किए जा सकते हैं। हम चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की जरूरत नहीं थी। जल्द से जल्द प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये CJI के ऑब्जर्वेशंस थे। अब जानते हैं जस्टिस संजय किशन कौल ने क्या कहा। आपको बता दें कि जस्टिस कौल भी जम्मू कश्मीर से ही आते हैं। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान सभा का मकसद था कि राज्य को देश के दूसरे राज्यों के बराबर लाया जाए और धीरे धीरे उसे देश का हिस्सा बना दिया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। जब संविधान सभा भंग हो गई, उसके साथ ही उसकी अनुशंसा करने का अधिकार भी खत्म होता रहा। राज्य सरकार या राज्य की विधायिका के मत का आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय राज्य की विधानसभा नहीं चल रही थी। ये बात थोड़ी संवेदनशील भी है। उग्रवाद की वजह से राज्य की जनसंख्या का एक हिस्सा राज्य से बाहर जाने लगा और ऐसी स्थिति हो गई थी कि आर्मी बुलानी पड़ी। देश को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा। राज्य के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने इसकी भारी कीमत चुकाई। जब भी अपने घर जाता था, मैंने एक टूटे हुए समाज को देखा और ये देखा कि धीरे धीरे और कितनी चोट पहुंचाई जा सकती है। आगे बढ़ने के लिए घावों का भरना जरूरी है। अब जानते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना के ऑब्जर्वेशंस क्या थे। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संवैधानिक आदेश यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 का उल्लेख किया। हम छोटे में इसे CO 272 कहेंगे। CO 272 में कहा गया था कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। साथ ही इसी ऑर्डर के तहत राष्ट्रपति ने आर्टिकल 367 में परिवर्तन कर दिए थे। अब ये जानना भी जरूरी है कि आर्टिकल 367 था क्या जिसमें परिवर्तन हो गए। ये अनुच्छेद संविधान के इंटरप्रिटेशन को समझाता है कि उसकी व्याख्या कैसे होगी। तो अपने ऑर्डर के जरिए राष्ट्रपति ने आर्टिकल 367 में बदलाव करके आर्टिकल 370 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली से बदल दिया। जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा था वहां लेजिस्लेटिव असेंबली ले आए, यानी संविधान सभा को विधानसभा से बदल दिया गया। इसको आसान तरीके से समझिए तो राष्ट्रपति ने अपने आदेश से संविधान के एक अनुच्छेद में बदलाव किए ताकि एक दूसरे अनुच्छेद में एक शब्द बदल जाए। इसके अगले दिन राष्ट्रपति ने एक और गजट जारी किया। ये था CO 373। उन्होंने अनुच्छेद 370 में बदलावों को स्वीकृत किया था। अब वापस आते हैं जस्टिस खन्ना ने क्या कहा उस पर। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, CO 272 के प्रयोग से अनुच्छेद 367 में बदलाव करना कानून की नज़र में गलत है।
यही काम अनुच्छेद 370 के भाग 3 से भी बदलाव करके किया जा सकता था। इसीलिए CO 373 वैध है। 72 अवैध बताया, 373 को वैध बताया। चूंकि 3 ही निर्णय आए थे और बाकी 2 जजों ने अपनी बेंच के साथियों के फैसले और ऑब्जर्वेशन से सहमति जताई थी, इसलिए 3 के कमेंट्स हमने आपको अलग से दिखाए बताए। इस फैसले के बाद आई प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय न्यायालय के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है, जो हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे। आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि आशा की एक बड़ी किरण भी है। इसमें उज्जवल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बोले इस निर्णय पे, सुनिए उन्हें। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। कांग्रेस के खेमे से भी प्रतिक्रियाएं आई, सुनिए क्या कहा गया। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। जिस चीज़ को हासिल करने के लिए उनको शायद अब 70 साल से ज़्यादा लगे, 1950 में उनकी कोशिशें शुरू हुई 370 को कमज़ोर और उसके बाद ख़त्म करने के लिए। आखिरकार आज वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हुए, लेकिन जहां अदालत में उनके हक में फैसले नहीं हुए, वहां उन्होंने अपनी सियासी कोशिशें जारी रखी। तो इसी तरह हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे पुरअमन तरीके से। मैं फिर से अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। जब ये फैसला आना था उसके पहले जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा था?
खबरों में बताया गया कि नेताओं को नजरबंद किया गया है, पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन थोड़ी देर में एलजी मनोज सिन्हा नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं। सुनिए उन्होंने क्या दावा किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है न हाउस अरेस्ट किया। राज्यपाल मनोज सिन्हा के इस दावे पर प्रति दावा किया उमर अब्दुल्ला ने। एक्स पर अपने गेट की उन्होंने तस्वीर डाल दी। गेट पर पड़ी हुई थी जंजीर। कहा कि मनोज सिन्हा जी, क्या आप झूठ बोल रहे हैं या आपकी पुलिस आपके आदेशों से अलग काम कर रही है? ऐसे में सवाल उठता है कि असल में ग्राउंड पर स्थिति क्या थी और फैसला आने के बाद क्या स्थिति है। सुनिए आज तक के पत्रकार अशरफ वानी को। सुरक्षा के एतबार से सभी तरह के इंतजाम किए गए थे, यहाँ तक कि जो सोमवार को या हर रोज जो है सुरक्षा बलों की कॉन्वॉयज की मूवमेंट होती है जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, उसको भी एक दिन के लिए जो है स्थगित किया गया था ताकि ये ना मापा जाए कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाले इस फैसले के बाद क्या रिएक्शन होता है। लेकिन अभी तक फिलहाल जब जिस अंदाज से हमने देखा कि कहीं पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में प्रशासन की तरफ से कुछ उपाय किए गए थे, उनमें जो खासतौर से जो राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हो जो कि गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता भी हैं और साथ ही साथ जो है सीपीआईएम के लीडर भी हैं जम्मू कश्मीर में, और उमर अब्दुल्ला, उन्होंने सोशल मीडिया पर घरों की तस्वीरें जो है जारी की जहां पर बाकायदा तौर पर उनको घरों से बाहर आने से रोका गया था। मीडिया ने भी यहाँ श्रीनगर में कोशिश की उनके पास जाने की, उनकी रिएक्शन लेने की, लेकिन मीडिया को भी जो है पुलिस ने उन के घरों के पास जाने से रोका है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो है इन नेताओं की जो हरकतें हैं या फिर जो उनके वक्तव्य हैं, उनको कहीं ना कहीं कोशिश की थी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कि किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो। तो ये उपाय जो है प्रशासन की तरफ से किए गए थे। ये सब थी ताज़ा खबरें। अब जानिए बैकग्राउंड। आर्टिकल 370 के इतिहास को समझते हैं, क्योंकि दलीलों को सुनने के लिए इतिहास को पलटना पड़ता है। तो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद देश की यात्रा शुरू होती है आज़ाद भारत की, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद बना ही रहा। कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय को मंजूरी दे दी, जिस पर 27 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ने दस्तखत कर दिए और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला। इस तरह इसके लिए संविधान में अक्टूबर 1949 में एक अनुच्छेद लाया गया। ये था आर्टिकल 370। ये संविधान के भाग 21 का पहला अनुच्छेद। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल हुआ। आर्टिकल 370 के 3 हिस्से थे। पहला, इसके तहत राष्ट्रपति संसद के बने कानूनों और भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा की इजाज़त से ही राज्य में लागू कर सकते थे। राज्य के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो उसे बनाने से पहले राज्य की संविधान सभा की मंजूरी लेनी पड़ती थी। तीसरा बिंदु यह था कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को राज्य की संविधान सभा की मंजूरी लेनी पड़ती। ध्यान रहे कि इन्हीं प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई भी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि विशेष दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर को अलग से क्या ताकतें मिली हुई थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर के बारे में संसद सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामले में ही कानून बना सकती थी। अगर संसद ने कोई कानून बनाया और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करना होता तो राज्य की विधानसभा को भी इसकी मंजूरी देनी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था। इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य का नागरिक ज़मीन नहीं खरीद सकता था। वैसे इस तरह के प्रावधान कई और राज्यों में अभी भी हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। जम्मू कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था। आर्टिकल 370 के सेक्शन 3 में इसे हटाने का भी प्रावधान किया गया था। इसके तहत अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा आर्टिकल 370 को हटाने की सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। 26 जनवरी 1957 को जब जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया तो संविधान सभा खत्म हो गई और उसकी जगह ले ली विधानसभा ने। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत की संविधान सभा खत्म हुई और संसद अस्तित्व में आई। संविधान निर्माताओं का शुरुआती मत था कि ये एक अस्थायी प्रावधान ही होगा और जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के अपनाए जाने तक ही प्रभावी रहेगा। मगर 1957 में राज्य की संविधान सभा भंग होने के बाद इस पर कोई स्पष्टता नहीं आई कि अनुच्छेद 370 का क्या होगा जब एक कॉन्स्टिट्यूशन उनका बन गया। क्या ये स्थायी हो जाएगा?
आम जनमानस में ऐसा मान लिया गया कि आर्टिकल 370 को बिना संविधान में संशोधन किए निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्टिकल 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा एजेंडा रहा दशकों से। इसके लिए बीजेपी जनसंघ के ज़माने से ही काफ़ी क्लियर थी। इरादा था कश्मीर को भारत में पूरी तरह जोड़ना। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र में भी पार्टी ने कहा था कि वो आर्टिकल 370 को हटाएगी। फिर आया 5 अगस्त 2019, राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी कर जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। इसके तहत मिलने वाला विशेष राज्य का जो दर्जा था वो भी खत्म हो गया। साथ ही 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हो गया संसद में, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरीज बनी। भाजपा का दशकों पुराना एजेंडा कामयाब हो गया। इस मौके पर अमित शाह ने संसद में क्या कहा था, आप वो भी सुनिए। मैं मानता हूँ अस्थान साहब 370 है, मगर आगे अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं और या तो जानबूझकर पढ़ते नहीं हैं। 370 हमारे संविधान का अस्थाई मुद्दा है, ये याद रखिएगा। जब ये फैसला लिया गया तो कश्मीर में टोटल ब्लैकआउट था। इस फैसले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को कश्मीर भेजा गया। पहला वीडियो आया 7 अगस्त 2019 को। इस वीडियो के सहारे दिखाया गया कि घाटी में पूरी शांति है। इस वीडियो में डोभाल दक्षिण कश्मीर के शोपियां में कुछ स्थानीय लोगों के साथ खाना खाते हुए बात कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। दरअसल इस फैसले से पहले 4 और 5 अगस्त 2019 की दरमियानी रात महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। महीनों तक ये सभी नेता हाउस अरेस्ट में रहे। कई दिनों से घाटी में सुरक्षा बल बढ़ाए ही जा रहे थे। तब हालांकि कहा जा रहा था कि अमरनाथ यात्रा के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि 40 से 50 हज़ार अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया था। महीनों तक घाटी में इंटरनेट बंद रहा। जनवरी 2020 यानी करीब 6 महीने बाद 2G इंटरनेट को बहाल किया गया। 4G इंटरनेट आने में 1 साल और लग गया। इसी तरह आर्टिकल 35A को भी हटाया गया, जिससे राज्य के स्थायी निवासी की पहचान होती थी। इसे साल 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता था कि वो राज्य में स्थायी निवासियों की परिभाषा को तय करे और साथ में जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को राज्य में कई अधिकारों से वंचित रखता था। यह अनुच्छेद मसलन इस आर्टिकल के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई व्यक्ति राज्य में ना तो हमेशा के लिए बस सकता था और ना ही संपत्ति ही खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर के मूल निवासी को छोड़कर बाहर के किसी व्यक्ति को राज्य सरकार में नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। बाहर का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा संचालित किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकता था और ना ही राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई मदद ही ले सकता था। अगर राज्य की कोई महिला बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति से शादी करती तो राज्य में मिले उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। उसे संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता था। ऐसी महिलाओं के बच्चे भी संपत्ति के अधिकार से वंचित ही रहते थे। लेकिन राज्य का कोई पुरुष अगर बाहर की किसी महिला से शादी करता था तो उसके अधिकार खत्म नहीं होते थे। उस पुरुष के साथ ही उसके होने वाले बच्चों के भी अधिकार कायम रहते थे। बता दें कि आर्टिकल 370 को हटाने की वैधता पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि 35A ने देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों को छीन लिया था। जब 370 हटाने की घोषणा हुई तब कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। राष्ट्रपति शासन से पहले PDP और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। जून 2018 में भाजपा ने गठबंधन से हाथ खींच लिए। बाद में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा देना पड़ा। 19 जून 2018 को राज्यपाल शासन लगा जो 6 महीने तक चला, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। 30 अक्टूबर 2019 तक यही स्थिति रही। खत्म हुआ अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के साथ। सरकार गिरने के बाद अगस्त 2018 में सत्यपाल मलिक को कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था। 370 हटने के साथ बताया गया कि जम्मू कश्मीर की जगह अब 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब से दोनों प्रदेशों का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधायिका होगी, जबकि लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि आज तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो नहीं पाया है, या ऐसा कहें कि साल 2014 के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। 370 खत्म होने के 1 साल बाद घाटी के राजनीतिक दल साथ आए। एक अलायंस बना, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन PAGD। शुरुआत में गुपकर घोषणा पत्र पर 7 दलों ने हस्ताक्षर किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस CPM, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। सभी दलों ने अनुच्छेद 370 और 35A को फिर से बहाल करने की मांग की, राज्य का दर्जा वापस देने की भी मांग की। बाद में 3 दल इससे अलग हुए। नवंबर 2020 में कांग्रेस इस गुट से अलग हुई। जनवरी 2021 में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलग हुई और फिर जुलाई 2022 में पीपल्स मूवमेंट भी अलग हो गई।
इधर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी का गठन किया। जम्मू कश्मीर जब पूर्ण राज्य था तो पंचायती राज अधिनियम के तहत सभी जिलों में एक जिला योजना और विकास बोर्ड हुआ करता था। इस बोर्ड की अध्यक्षता की जिम्मेदारी राज्य के मंत्रियों को दी जाती थी। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर डीडीसी बनाया गया। दिसंबर 2020 में डीडीसी के चुनाव हुए। कुल 278 सीटों में से गुपकार अलायंस को 110 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। जम्मू में 72 और कश्मीर में 3 सीटें उसे मिली। 50 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। 370 हटने के बाद राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की पहली बड़ी कवायद जून 2021 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद सहित कश्मीर के 14 बड़े नेता शामिल हुए इसमें। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की है। परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सके और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो राज्य के विकास कार्यों को और मजबूती दे। फिर जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर काम शुरू हुआ। पिछले साल मई में चुनाव आयोग ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। राज्य की मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बड़ा बदलाव किया गया। जम्मू में सीटें 37 से बढ़ाकर 43 की जाएंगी और कश्मीर में सीटें 46 से 47 की जाएंगी। कुल 90 विधानसभा सीटें होंगी। 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। 5 लोकसभा सीटें होंगी, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू। अब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक चुनाव कराने को कह दिया। इसके पहले सरकार कई बार जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने और चुनाव को लेकर बयान दे चुकी है। इस साल फरवरी में एएनआई को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा था, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि अदालत के फैसले की जल्द तामील होगी। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अब मिलेंगे कल नई सूचनाओं के साथ। अपना और अपना का ख्याल रखिए। गुड नाइट। आप ललन टॉप का अगला वीडियो देखें उससे पहले एक जरूरी सूचना है। सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इंदौर कर रहा है इंतजार। हिस्सा बनिए लिट चौक का।